हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय कुमार। मैं जीके विद अजय में आपका स्वागत करता हूँ। पहला कास्ट थोड़ा ठीक नहीं रहा, फिर भी आगे हम अच्छे परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे अतिथि श्री जो कक्षा 8 के लिए इसका पहला चैप्टर हम पढ़ाए हैं, उसी का आगे देखेंगे। इसी में तो हम लोग ने पढ़ा था कि तारीखें कैसे तय की गई, जिसके अंतर्गत रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने के लिए सौंपा था। और उसके बाद चाय के लिए जो विज्ञापन है 1922 में लिप्टन चाय तैयार किया गया। तो ये चित्र देख रहे हैं, इसमें राजकुमार आर्थर है जो रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा है और उसे ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स जो 1773 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। अब इसी से आगे पढ़ना है कि हम अवधियां कैसे तैयार करते हैं। तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखा। 1817 में स्कॉटलैंड एक जगह है, वहीं के अर्थशास्त्री हैं और राजनीतिक दार्शनिक कौन है? जेम्स मिल। उन्हीं ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसका नाम हिंदी में ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखा। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। जबकि अभी जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं वो प्राचीन, फिर आपका हो गया मध्यकालीन और तीसरा हो गया आधुनिक। लेकिन 1817 में जो जेम्स मिल है वो 3 खंड में जो किताब लिखे थे, उस किताब का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसमें उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोग ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? तो उस समय ज्यादा जनसंख्या हिंदू, मुस्लिम और भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदू और मुस्लिम का था। और इसीलिए जेम्स मिल ने 3 कालखंड में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और तीसरा में ब्रिटिश। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है कि हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे
हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों को का क्या महत्व होता है। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं और मिल का कहना था कि एशियाई समाज की सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है हम लोग। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। और जेम्स मिल का कहना था कि जब ये आए थे उस भारत में अंग्रेज आया उससे पहले हिंदू और मुसलमान का तानाशाही चलता था। जब अंग्रेज भारत आया उस समय मुगल काल चल रहा था। तो उस समय मुस्लिम शासक लोग थे। वही जेम्स मिल कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर था, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला। हिंदू मुस्लिम चल रहा था और फिर धार्मिक बैर था, जातिगत बंधन में लोग बंधे हुए थे और अंधविश्वास का बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। मिल कहना चाहता है कि ब्रिटिश शासन जब आया तो मिल कहना चाहते हैं कि वो भारत की जो भी सभ्यता है उसको सही राह पे ले जा सकता है। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए, क्योंकि एशियाई थे उससे ज़्यादा यूरोपीय थे, उसका कल्चर सही था। यही कहना चाहते हैं मिल कि भारत में अगर ब्रिटिश शासन हुआ तो भारत को सभ्यता की राह पे ले जा सकता है, क्योंकि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार जब आएगा, कला आएगा, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाएगा तो भारत अच्छे से विकास करेगा। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। क्वेश्चन आपको दे देगा कि किसने कहा था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो ये मिल ने कहा था। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि वो देखे थे कि ब्रिटिश जब भारत आए तो देखे कि यहाँ लोग जाति, धर्म और अंधभक्ति के पीछे लगे हुए हैं। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। इतिहास की धारणा में अंग्रेजी शासन जो था यह प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? ये जेम्स मिल का है। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं
तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक ही धर्म नहीं होता था। तो प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक ही धर्म नहीं होता था, क्योंकि उस समय भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उस समय भी जैन धर्म और हुआ करते थे। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। अब देखिए, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर जेम्स मिल तो 3 तरह के बांटे थे, जिसमें एक था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये 3 कालखंड था। लेकिन जब उससे आगे हम बढ़े, वर्गीकरण को हटाकर, हिंदू मुस्लिम हटाकर, तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 कालखंड में बांटकर देखे। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जो जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। मध्यकालीन समाज में आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी, जिसमें न विज्ञान, न तर्क, न लोकतंत्र, मुक्ति, न समानता की बात की जाती थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। और अंग्रेज जब आया तो न समानता था, न लोगों के पास न स्वतंत्रता थी और न मुक्ति थी, और साथ ही न आर्थिक विकास होता था और न प्रगति। क्योंकि अंग्रेज जो है हम लोग पे 200 साल शासन किए थे। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। क्या कहते हैं? औपनिवेशिक युग। औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक क्या होता है? तो इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। अब इसमें देखेंगे कि अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रित स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। राजस्व मतलब कर। राजस्व मतलब हो गया कर, टैक्स।
अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा। अब अंग्रेजों को जो का हुकूमत था तो वो अपनी जरूरत की जो चीजें थे उसको सस्ती कीमत पे खरीदा करते थे और निर्यात के लिए वह महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई जाती थी। निर्यात और आयात। निर्यात मतलब कोई भी सामान भारत से बाहर भेजना और आयात मतलब कोई भी सामान विदेश से भारत आना। जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस और निर्यात मतलब भेजना। ठीक है, तो अंग्रेज बहुत ही चालू थे क्योंकि वो राजस्व अपने खर्चे निकालने के लिए राजस्व वसूला करते थे और अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा करते थे। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, यही सब हम लोग को इसमें देखना होगा। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आया। जब एक देश पर देखिए, औपनिवेशिक क्या है इसका मतलब समझिए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, औपनिवेशिकरण। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इन किताबों को हमारे अतीत यानी कई अतीतों का केंद्रित नाम दिया गया, हमारे अतीत नाम दिया गया। हम किस तरह जानते हैं, ये अगला पॉइंट है कि हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते थे। तो देखिए, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है इसमें अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड। जो भी अंग्रेज लोग शासन किए वो एक सरकारी रिकॉर्ड तैयार किए और इस रिकॉर्ड को इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम लोग हैं, कोई चैप्टर पढ़ते हैं उसका नोट्स बना लेते हैं तो एग्जाम के समय हम लोग को बस वो नोट्स पढ़ेंगे तो आपका समय भी बचेगा और कोई चीज जल्दी याद होगा, नहीं तो फिर पूरा किताब पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों की अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। जैसे अंग्रेज जो भी शासन किए वो जो है अपना जो भी शासन किए उसका एक रिकॉर्ड तैयार किए
और वो महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आने वाले जो भी उसके बाद अधिकारी होंगे वो वही रिकॉर्ड देख के फिर आगे अपना नीति योजना जो भी है फैसला जांच सब अपना कर सकते हैं उसी पे, और उसी पे टिप्पणी प्रतिवेदन ज्ञापन सब चलेगा। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। जैसे हम ही लोग हैं, कुछ पढ़ते हैं और होमवर्क मिलता है तो उसका फेयर भी करते हैं कि हाँ हम लोग को ये एग्जाम में फायदा करेगा। उसी तरह अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवाया। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, उसको क्या बोलते हैं, आर्काइव और संग्रहालय जैसा संस्थान बनाया गया। ये अंग्रेज लोग का सोचना था कि अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल के रखने की जरूरी है। उसके लिए क्या किए हैं, तो वे एक अभिलेख कक्ष बनवाए जो नीचे तहसील के दफ्तर में, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे और इसे अभिलेखागार के नाम से जानते हैं। आर्काइव इसको इंग्लिश में बोलते हैं और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा ने दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे कि खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए। जब 19वीं सदी के मध्य तक की छपाई था, वह तकनीक भी फैलने लगा था और इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। और एक चित्र देख लेते हैं, चित्र नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। देखिए यही है अभिलेखागार जो इसमें रिकॉर्ड रूम था। तो 1920 के दशक में यह बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना बड़ा महत्व था। और जैसे कोई रिपोर्ट रखा जाता था, उसी में से एक रिपोर्ट ये है, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग
को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार है। जैसे बम्बई में क्या चल रहा था, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची में क्या था, कराची का 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में, ये एक रिपोर्ट के थ्रू पता चला था। और एक विशाखापट्टनम जगह है, तो विशाखापट्टनम के बारे में है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आए। ये एक तरह से स्रोत है जो अभिलेखागार में जो रिपोर्ट था वही यहाँ पे दिया गया। अब आगे है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। ये सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व क्या है, तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना पहले जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े-बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोग की संख्या, उनकी जाति, इसके इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण या वन संरक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अब जैसे यहाँ पे सर्वेक्षण के बारे में, तो 1872 में सर्वप्रथम 1872 में जनगणना शुरू हुआ। जनगणना शुरू हुआ जो हर 10 साल पे होने लगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर्वप्रथम जनगणना कब शुरू हुआ, तो 1872 में। और क्यों होता है, तो जनगणना का पर्पस यही है कि जितने भी भारत में जितने भी प्रांत है, वहाँ रहने वाले वो लोगों की संख्या, उनकी जाति क्या है, इलाके किस तरह के हैं, व्यवसाय क्या करते हैं,
इसकी जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। और इसके अलावा वहाँ का मिट्टी किस तरह का है, मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, धरती का सतह कैसा है, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे कैसे हैं, जीव जंतु और इतिहास, स्थानीय इतिहासों के फसलें का भी पता लगाया जाता था। जैसे चित्र नंबर 5 देखिए, शरीफे का पौधा। ये 1770 के दशक का अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। अब अधिकृत मतलब रजिस्टर्ड, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड है, ये सारे सरकारी रिकॉर्ड है। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की वजह क्या थी। तो इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। सरकारी रिकॉर्ड्स इसलिए ढूंढ लेते हैं क्योंकि इसको अभिलेखागार में रखा गया है। इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राएं और यात्रियों का संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, और इसी में से एक अखबार है इंसानों के खाने लायक नहीं। इसमें एक टॉपिक था उस समय के। तो अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। जैसे हम ही लोग का है, जैसे बिहार से है तो ये भी बिहार का न्यूज़ है, या तो हम लोग टीवी पे देखते हैं नहीं तो अखबार में। तो वही उस समय 1946 के समय में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई। ये पेपर में छपा था कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थाने तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया।
एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइन की रसोई के से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते हैं। तो ये कैसे पता चला? एक अखबार के माध्यम से। ये कब का है? हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946। देखिए चित्र नंबर 6 है जिसमें बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा था। वो जनगणना कार्य जिसको तस्वीर के रूप में दिया जेम्स प्रिंसेप ने, ये 1832 में। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों के चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहते हैं। देखिए चित्र नंबर 7, 1857 का विद्रोह, जो हम लोग इसी 8वें की किताब में अध्याय नंबर 5 में पढ़ेंगे। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में हम 1857 की जो क्रांति है उसके लिए हम लोग अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अब इसी में लेकिन यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, तो लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। अनपढ़ क्या लिखेंगे और अनपढ़ क्या पढ़ेंगे? तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वही ये लोग रचे हैं। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। और कभी तो अपने हिसाब से लिखेगा कोई, अगर जैसे कवि अपने हिसाब से लिखेगा, जो उपन्यासकार है वो अपने तरह से कवि उपन्यास के रूप में लिखेगा, और जो भी नेता है, सुधारक है, वो अपने हिसाब से लिखेंगे। लेकिन आदिवासी और किसान और जो भी सड़क पर जिंदगी बिताते हैं वो लोग किस तरह से अपना अनुभव जाहिर करें, ये कैसे पता चले? तो अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। और आज ये चैप्टर हो गया खत्म, आप लोग का को पढ़ाया गया था। तो सही और गलत बताएं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो नहीं, इसका आंसर क्या होगा? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। एक हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। सही है कि गलत है? तो सही है।
अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है, तो ये भी सही है।